नमस्कार। जेनेटिक्स की दुनिया में कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानकर चलते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर जीन्स खुद ही इन नियमों को मानने से इनकार कर दें। आज हम आनुवंशिकी के इसी छोटे से विद्रोह की कहानी को समझेंगे, लिंकेज और पुनर्योजन। विज्ञान में अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक खोज पूरी की पूरी समझ को ही बदल कर रख देती है। ठीक वैसे ही जैसे एक डोमिनो के गिरने से पूरी लाइन गिर जाती है, आनुवांशिकी में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होता क्या है जब जीन्स नियमों का पालन नहीं करते। अब इस जेनेटिक पहेली को सुलझाने से पहले हमें उस नियम को समझना होगा जो टूटने वाला था, एक ऐसा नियम जिसे जेनेटिक्स की बुनियाद माना जाता था। तो ये नियम दिया था ग्रेगर मेंडल ने। उन्होंने बताया था कि अलग-अलग लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जीन्स, जैसे मान लीजिए मटर के पौधे की ऊंचाई और उसके बीज का रंग, ये एक दूसरे से पूरी तरह आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं और इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। फिर एंट्री होती है थॉमस हंट मॉर्गन की। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक बहुत ही साधारण सी फल मक्खी यानी ड्रोसोफिला को चुना। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, क्योंकि उनके जो नतीजे थे वो मेंडल के नियमों को सीधी चुनौती दे रहे थे। देखिए, मॉर्गन ने जब दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया तो मेंडल के नियम के हिसाब से उन्हें 9:3:3:1 का एक फिक्स अनुपात मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। उनके नतीजों ने इस अनुपात को पूरी तरह से खारिज कर दिया और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहेली। इस पहेली को सुलझाने के लिए मॉर्गन ने एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पेश किया और ये वो पहला बड़ा आइडिया था जिसने जेनेटिक्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। मॉर्गन ने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया लिंकेज, या हिंदी में कहें तो सहलग्नता। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर फिजिकली एक दूसरे के पास पास मौजूद होते हैं ना, वो आज़ादी से अलग नहीं होते, वो तो एक टीम की तरह एक साथ ही अगली पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन पहेली का एक हिस्सा अभी भी सुलझना बाकी था। मॉर्गन ने ये भी देखा कि ये लिंक्ड जीन्स भी कभी-कभी अलग हो जाते थे। ऐसा क्यों हो रहा था भला? इसके लिए उन्होंने एक और शानदार आइडिया पेश किया। इस प्रोसेस को कहा गया पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन। इसको ऐसे समझिए जैसे ताश के पत्तों को फेंटा जा रहा हो। मतलब भले ही जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर हों, लेकिन सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स के बीच हिस्सों की अदला बदली हो सकती है और इससे बनते हैं बिल्कुल नए कॉम्बिनेशंस, ऐसे लक्षण जो माता पिता में एक साथ थे ही नहीं। तो मॉर्गन ने अपने इन क्रांतिकारी आइडियाज़ को साबित कैसे किया? चलिए अब उनके उन मशहूर एक्सपेरिमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने सारी तस्वीर साफ कर दी। ये रहा वो डायग्राम जिसने सब कुछ बदल दिया। यहाँ हम मॉर्गन के दो बहुत ज़रूरी प्रयोग देख सकते हैं, क्रॉस ए और क्रॉस बी। बाईं तरफ है क्रॉस ए। इसमें पीले शरीर और सफ़ेद आंखों वाली मक्खी का क्रॉस एक नॉर्मल यानी वाइल्ड टाइप मक्खी से कराया गया, और दाईं तरफ क्रॉस बी में सफ़ेद आंखों और छोटे पंखों वाली मक्खी के साथ यही सेम प्रोसेस दोहराया गया। चलिए अब इन दोनों के नतीजों को ज़रा और करीब से देखते हैं। अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए पहले इन सिंबल्स को जान लेते हैं। Y का मतलब है पीला शरीर, W का मतलब है सफ़ेद आंखें और M का मतलब है छोटे पंख। ये सब अप्रभावी लक्षण हैं और जब भी ये प्लस का निशान दिखे तो समझ जाइए इसका मतलब है वाइल्ड टाइप, यानी वो नॉर्मल प्रभावी लक्षण जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे कि भूरा शरीर या लाल आंखें। तो मॉर्गन ने दो अलग अलग क्रॉस किए। क्रॉस ए में उन्होंने पीले शरीर यानी Y और सफ़ेद आंखों यानी W के जीन्स को स्टडी किया जो क्रोमोसोम पर बहुत पास-पास थे, और क्रॉस बी में उन्होंने सफ़ेद आंखों यानी W और छोटे पंखों वाले जीन्स को चुना जो क्रोमोसोम पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे। अब आते हैं सबसे हैरान करने वाले नतीजों पर। क्रॉस ए में जहां जीन्स एकदम पास पास थे, वहां 98.7% संतानें हूबहू अपने माता पिता जैसी थीं। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन से बने नए कॉम्बिनेशन ना के बराबर थे। ये टाइट लिंकेज का एक परफेक्ट उदाहरण था। जीन्स एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए थे। और नए कॉम्बिनेशन कितने बने? सिर्फ 1.3%। ये छोटा सा नंबर बहुत बड़ी बात कह रहा था।
ये बता रहा था कि पीले शरीर और सफ़ेद आंखों के जीन्स के बीच का लिंकेज बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो क्रोमोसोम पर एक दूसरे के बेहद करीब है। अब जरा क्रॉस बी को देखिए, जहां जीन्स एक दूसरे से दूर थे। यहाँ तो कहानी ही पलट गई। यहाँ पर नए कॉम्बिनेशन वाली संतानें बहुत बड़ी तादाद में मिली, जो ये दिखा रहा था कि इन जीन्स के बीच का लिंकेज काफी कमजोर था। क्रॉस बी में रीकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी थी 37.2%। अब 1.3% से इसकी तुलना करके देखिए ये कितना बड़ा अंतर है। ये बात शानदार तरीके से साबित हो गई कि जीन्स के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, उनके अलग होने और नए कॉम्बिनेशन बनाने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये जो नंबर थे 1.3% और 37.2%, इन्होंने सिर्फ लिंकेज को साबित नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी विचार को जन्म दिया। ये आइडिया मॉर्गन के एक स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टूटेवेंट के दिमाग की उपज था। उन्होंने इन परसेंटेजेस के आंकड़ों में एक गहरा पैटर्न देखा, एक ऐसा पैटर्न जो जेनेटिक्स की दुनिया में क्रांति लाने वाला था। स्टूटेवेंट का लॉजिक जितना आसान था, उतना ही जबरदस्त भी। उन्होंने सोचा, क्या हो अगर रिकॉम्बिनेशन की ये फ्रीक्वेंसी असल में जीन्स के बीच की फिजिकल दूरी का सीधा नाप हो। मतलब जीन्स जितने ज्यादा दूर होंगे, उनके बीच रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। और बस यही था वो यूरेका मोमेंट। इसका मतलब था कि इन परसेंटेज के आंकड़ों का इस्तेमाल करके क्रोमोसोम पर जीन्स का पहला नक्शा बनाया जा सकता है। तो मॉर्गन और स्टूटेवेंट के इस ऐतिहासिक काम से हमें कौन सी मुख्य बातें पता चली? चलिए इसे फटाफट से समराइज करते हैं। इस टेबल में सारी कहानी साफ है। लिंकेज की ताकत जीन्स के बीच की दूरी के ठीक उल्टी होती है। जितनी कम दूरी, उतना मजबूत लिंकेज। वहीं रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी दूरी के सीधे अनुपात में होती है। और सबसे जरूरी बात, 1% रिकॉम्बिनेशन को जीन्स के बीच की दूरी की एक यूनिट मान लिया गया, जिसे आज हम एक मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन के नाम से जानते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, कैसे एक मामूली सी फल मक्खी पर किए गए इस शुरुआती काम ने आगे चलकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। ये दिखाता है कि कैसे विज्ञान में कभी-कभी एक छोटी सी पहेली को सुलझाना पूरी मानवता के लिए ज्ञान के बड़े-बड़े दरवाजे खोल सकता है।